हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट ज्ञान पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। उसके जो वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। सब कुछ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। हाँ, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि चीज़ें हम छोड़ते चलेंगे, नहीं, जितना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए उतना हम सब कवर करते चलेंगे। मतलब मैक्सिमम टॉपिक्स हम इसमें कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अगर पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर होगा 1885 में। और उस समय जो है किसने किया था, इसका स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। और कब की थी? 1885 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, जो कि मुंबई में हुआ था, जिसे हम तब बम्बई कहते थे। और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। डेट क्या थी? 28 दिसंबर 1885। और अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। आगे आपका है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगर पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसने पारित किया था, तो आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने। तो लॉर्ड लिटन ने क्या पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस से आपको पता ही चल रहा होगा, मीडिया की बात की गई थी इस एक्ट में, उनके राइट्स के बारे में बात की गई थी। और इसको पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा महादेव गोविंद रनाडे ने। किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो वो थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में एल्बर्ट जो विधेयक था उसको पारित किया गया था, उसको पेश किया गया था। फिर चलकर अगर हम आगे बात करते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कहाँ पर किया था? सिंगापुर में किया था। तो दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए थे कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ पर किया था? वो प्लेस कौन सा था? तो सिंगापुर में किया था। ये तो कॉमन बात है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में, तो ये आप सभी को पता ही होगा। पर प्लेस के बारे में जान लीजिए, ये सिंगापुर में इन्होंने इसका गठन किया था। आगे आइए देखते हैं क्या है। आगे है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? अगर पूछता है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? अगर क्वेश्चन आता है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्या है? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अगर पूछता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और कब इन्होंने इसकी स्थापना की थी? 1875 में। और कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। तो अगर पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी। और प्लेस था मुंबई। और किसने की थी? इसके संस्थापक कौन थे आर्य समाज के? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर पूछता है कि वेदों की और लौटो किसने कहा है, ये बात किसने कही है, तो आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि वेदों की और लौटिए। आगे है अगर आर्य समाज की बात की है तो समाज की भी बात कर ही लेते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और कब की थी? 1828 में की थी। और कहाँ पर की थी? कलकत्ता में, जिसे हम कोलकाता कहते हैं आजकल।
आइए ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ी और जानकारी जान लेते हैं। तो ब्रह्म समाज क्या था? एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। अगर पूछता है कि ब्रह्म समाज क्या है, तो एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसके प्रवर्तक पहले ही बता दिया गया है कि इसकी संस्थापना किसने की थी। तो इसकी संस्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी और समय क्या था? 20 अगस्त 1828। और इस समाज को, इसकी स्थापना करने का क्या उद्देश्य था? तो समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का इसका उद्देश्य था। और पूछता है ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन रॉय के सहयोगी कौन कौन थे? तो उसका आंसर होगा ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव। आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। तो अगर बात करते हैं 1857 के विद्रोह के नायक की, तो वो थे कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के थे। और 1857 के विद्रोह का अगर प्रतीक पूछा जाता है, तो प्रतीक था कमल और रोटी। बंगाल विभाजन अगर पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। मतलब बंगाल विभाजन किसने किया था अगर पूछता है, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। और कब हुआ था? 1905 में। आगे है दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछता है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आइए देखते हैं कुछ कथन जो कुछ जाने माने लोगों ने कहा है। तो क्या है? सबसे पहला, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगर पूछता है कि ये वाक्य किसने कहा है, ये कथन किसका है, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था ये। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ये कथन किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। क्यों कहा, मतलब क्यों कहा था? जब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, तब उन्होंने ये बात कही थी कि जितनी लाठियाँ मुझ पर पड़ रही हैं, वो सब ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनेंगी। तो ये बात किसने कही थी? लाला लाजपत राय जी ने कही थी। गदर पार्टी, आइए बात करते हैं गदर पार्टी की। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो अगर पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की थी। और ये स्थापना अमेरिका में की थी इन्होंने। और अगर यहीं भारत में स्थापना की बात की जाए, तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भकाना ने की थी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि अमेरिका में लाला हरदयाल ने की थी और भारत में सोहन सिंह भकाना ने की थी। चलिए आगे क्या है? कांग्रेस ने उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये तो आपको पता चल गया होगा इस बात से। और आपको पहले से ही पता होगा कि कांग्रेस में दो दल थे, एक थे उदारवादी और एक थे उग्रवादी नेता। तो उदारवादी जो थे वो उदारवादी नेचर के, वो थोड़े शांत थे। और उग्रवादी से वैसे ही पता चल रहा है ये थोड़े से उग्र नेचर के नेता थे। तो दो तरीके के नेता थे कांग्रेस पार्टी में, एक थे उदारवादी और एक थे उग्रवादी। इन दोनों में विभाजन कब हुआ? अगर मतलब डिस्प्यूट कब हुआ इन दोनों के बीच में, तो वो हुआ सूरत अधिवेशन के दौरान। और वो अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। और यहीं अगर बात की जाए कि अधिवेशन जो ये अलग हुए, उसके बाद अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेता कब एक हुए या इनका मेल कब हुआ, तो आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन में। अलग हुए सूरत अधिवेशन में, जो 1907 में हुआ था। और एक हुए ये कब? 1916 में। कब? लखनऊ अधिवेशन में। आगे बात करते हैं। तो दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था और वो बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह। और ये बम इन्होंने कब भेजा था? फेंका था 1920 में फेंका था। याद रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूछता है कि दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता, तो आंसर होगा सरदार भगत सिंह। और अगर ईयर पूछता है तो 1920 में। लखनऊ समझौता, या फिर इसे हम कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं, जिसको अभी हमने पढ़ा लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेताओं का फिर से मेल हुआ था। तो उसकी बारे में बात की जा रही है। तो लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग समझौता या फिर लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था।
आगे बात करते हैं होम रूल आंदोलन की। तो ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने। तो अगर पूछता है कि होम रूल आंदोलन जो है वो कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। और इसका नेतृत्व अगर पूछता है कि इसने किया था होम रूल आंदोलन का नेतृत्व, तो श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने किया था। आगे है रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट को ब्लैक कानून भी कहा गया था, मतलब ब्लैक लॉ भी कहा गया था। आइए पढ़ते हैं क्या है रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था, कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? अगर बात की जाए रोलेक्ट एक्ट के उद्देश्य की, तो उद्देश्य था क्या? इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को कहीं भी गिरफ्तार कर सकती थी। यानी कि रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी को बिना कारण बताए, बिना किसी दलील के उनको कहीं भी और कभी भी बंदी बनाया जा सकता था। इसे क्या कहा गया? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील गिरफ्तारी। मतलब ना आपके पास कोई वकील होगा, ना आप कोई दलील दे पाएंगे, ना ही आप कोई अपील कर पाएंगे और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसीलिए इसे काला कानून या फिर ब्लैक लॉ कहा गया था। और अगर पूछता है कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि ब्लैक लॉ कौन सा है, तो रोलेक्ट एक्ट होगा। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और दिन कौन सा था? बैसाखी का दिन था। और स्थान था क्या? अमृतसर, जो कि पंजाब में है। तो अगर पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ। और दिन अगर पूछता है तो वैसाखी का दिन था और स्थान अमृतसर यानी कि पंजाब में था। और इसमें क्या हुआ था? तो जनरल आर डायर ने गोली चलवा दिया था। किसके कहने पर? जनरल ओ डायर के कहने पर जनरल आर डायर ने गोली चलवा दी थी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। ये दो नाम याद रखिएगा, जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर। कहने पर किसके किया गया? ओ डायर के। और गोली चलवाई किसने? जनरल आर डायर ने। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है हंटर कमेटी। तो इसका गठन कब हुआ? अक्टूबर 1919 में। आप जानते हैं कि हंटर कमेटी का गठन किया क्यों गया? ये एक दिखावा था केवल, अगर कहें हम साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने का बस एक दिखावा था कि हम कमेटी बना रहे हैं, हम जांच करेंगे। आइए देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो हंटर कमेटी पूछा जाए, अगर डेट पूछी जाती है तो अक्टूबर था, अक्टूबर का महीना था और ईयर था 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। तो हंटर कमेटी अगर पूछता है तो क्या थी? तो हंटर कमेटी जो थी वो 8 सदस्यीय कमेटी थी, जो कि जलियांवाला हत्याकांड के जांच के लिए बनाई गई थी। इस 8 सदस्यीय कमेटी में 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय। आप पहले ही देख रहे हैं कि ज़्यादा कौन है, तो अंग्रेज है तो डोमिनेट कौन करेगा? अंग्रेज ही करेंगे। और भारतीयों को भी उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार उन्हीं को लिया होगा जो उनके तरफ रहे होंगे। तो इसमें क्या हो गया, किया गया? भैया बना तो दी गई कमेटी तो जांच करने के लिए, लेकिन इसका जो है रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इन्होंने कुछ कराया ही नहीं। तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो पहले ही मैंने कहा कि हंटर कमेटी केवल एक दिखावा थी कि हाँ हम इसकी जांच करेंगे, ताकि जो है भारतीय भीड़, भारतीय लोग उग्र ना हो जाएं, इसलिए केवल एक ये दिखावा किया गया था हंटर कमेटी बना करके। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? अगर पूछता है कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, तो वो होगा चंपारण, जो कि बिहार में है। और ईयर था 1917। ये नील की खेती के लिए हुआ था, आप सभी को ये बात पता होगी। आगे बात करते हैं क्या महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर
कर दिया था। तो अगर पूछता है कि महात्मा गांधी किस घटना से गुस्सा हो गए थे, किस बात से उनको बहुत आहत हुआ था और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो आंसर होगा चौरी चौरा कांड के कारण, जो कि कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, गोरखपुर में। और आखिर हुआ क्या था कि महात्मा जी गुस्सा हो गए, तो इस पे ये हुआ था कि गोरखपुर में एक थाने को फूंक दिया गया था जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, तो जिससे गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था। आगे बात करते हैं स्वराज दल की। तो स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 में, और इसके संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगर पूछता है कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 को, और संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। आगे बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन कब भारत आया, तो 3 फरवरी 1928 को आया। और ये क्या था, तो साइमन कमीशन के विरोध में एक कमीशन बनाई गई थी, जो कि वैसे तो कुछ टाइम बाद बनाई जानी थी, 10 साल बाद बनाई जानी थी, लेकिन तो कुछ कारणों के वजह से क्या किया गया, साइमन कमीशन को 3 फरवरी और 1927 में बना, और ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया, जिसका विरोध किया गया। और विरोध में क्या क्या नारे लगे, तो साइमन गो बैक के नारे लगे। और नारा, ये जो साइमन गो बैक का नारा था, ये किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगर पूछता है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और अगर पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को आया। आगे बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। ये एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन था। तो ये कब हुआ, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, इसका प्रारंभ कब किया गया, तो 8 अगस्त 1942 में किया गया था। कब इसका आरंभ किया गया, 8 अगस्त 1942 को किया गया था। और इंग्लिश में इसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पर इंडिया में ए गायब हो गया है, तो इसको करेक्ट करते हैं। हाँ, अब सही हुआ ये। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इसे कहा गया था। और ये आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। और ये था क्या, मतलब कब लॉन्च किया गया था इसको, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के बॉम्बे सत्र में गांधी जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगर पूछता है कि ये कब लागू किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को किसके द्वारा लागू किया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में इसको लॉन्च किया गया था। आगे बात करते हैं सिपाही विद्रोह की। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1859 में। और कहाँ इसका प्रारंभ हुआ था, मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ था। और गवर्नर जनरल कौन थे तब, लॉर्ड कैनिंग थे। ये विद्रोह क्यों किया हुआ था, क्योंकि बंदूकों में जानवरों की जो है वो चमड़ी लगाई जा रही थी। इसके विरोध में सिपाही विद्रोह जो है वो स्टार्ट हुआ था 1859 में। और इसका प्रारंभ जो हुआ था वो मेरठ से हुआ था। और गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, आप इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें गवर्नर जनरल है, तो गवर्नर जनरल को याद रखिएगा। ये कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, अगर पूछा जाता है कि पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव इसको रखा गया था। और कब रखा गया था, तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। तो अगर पूछता है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था, तो कांग्रेस द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। और डेट थी क्या, 31 दिसंबर 1929। और क्या, किस जगह पर, तो लाहौर का अधिवेशन हो रहा था, लाहौर अधिवेशन हो रहा था, उसमें इसकी प्रस्तावना रखी गई थी। आगे बात करते हैं दांडी यात्रा की। बहुत ही फेमस यात्रा है, जिसे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ये नमक कानून के खिलाफ की गई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई थी। हम सभी को पता है ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में की गई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि 24 दिवसीय मार्च थी। अगर पूछता है, टाइम पूछता है, तो ये 24 दिवसीय मार्च यात्रा थी। मतलब 24 दिन का टाइम लिया गया था इस यात्रा को करने के लिए। और डेट क्या थी, तो डेट थी 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और
5 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। 24 दिन की ये पूरी यात्रा थी और कहाँ से कहाँ तक की गई थी, तो साबरमती आश्रम से दांडी तक की गई थी। और अगर पूछता है कि दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह में कितने लोग शामिल हुए थे, तो 79 लोग शामिल हुए थे और ये सब के सब महात्मा गांधी जी के फॉलोवर थे। आगे बात करते हैं गांधी इरविन समझौता का। अगर पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था, यानी कि 5 मार्च 1931 में हुआ था क्या, गांधी इरविन समझौता। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। अगर पूछा जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मांग, यानी कि भारत से पाकिस्तान को अलग करने की जो मांग थी, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मोहम्मद जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना जी ने क्या किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ही कहा था कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए, जो कि क्या होगा, पाकिस्तान होगा। बंगाल विभाजन हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और तब गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया गया था। और अगर पूछता है एक चीज़ और जो आगे पीछे हमने बात नहीं की थी, इसमें बात कर रहे हैं कि अगर पूछता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है, तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की गई है, औरंगजेब से की गई है। आगे बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन के। तो अगर पूछता है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये हैं लुई विलियम डेरोजियो। अगर पूछता है ये नाम याद रखिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट याद रखिएगा कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, किसने शुरू किया था, तो लुई विलियम डेरोजियो। नेक्स्ट है बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे। अगर पूछता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो राजनारायण बसु थे। फिर नेक्स्ट है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय। अगर पूछता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, तो वो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये सबसे पहले हमारे यहाँ के इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय व्यक्ति थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि सारी ज़रूरी चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सबको कवर कर लिया हो। अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।